हेलो दोस्तों, मैं आर के शर्मा आप लोगों को स्वागत करता हूं सीजेपी क्लासेस इंस्टीट्यूट में। हम लोग यहां पर डेली बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जीके जीएस का। ठीक है, ये हम लोगों का पैटर्न जो रहेगा वो बहुत हाई लेवल का पैटर्न रहेगा। हम लोग शुरू से लेकर के अंत तक डीप में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हम इसको डीप में डिस्कशन करेंगे जी। एक क्वेश्चन उठाएंगे, उसको जितना संभव हो सके उतना हम लोग डीप में उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसे विरोध युद्ध किया? ऑप्शन है ए जर्मनी, बी जापान, सी इटली, डी ग्रेट ब्रिटेन। जी हाँ, आप इसका सही जानते हैं, आंसर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जी हाँ, इसका सही आंसर है ग्रेट ब्रिटेन। इसका सही आंसर है जी ग्रेट ब्रिटेन। भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध किया। किसके विरुद्ध युद्ध किया जी? तो ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध किया। कौन सी सेना ने दूसरा विश्व युद्ध में ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध किया? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज ने ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध किया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध किया। ठीक है, किसके विरुद्ध युद्ध किया जी? तो ब्रिटेन विरुद्ध के युद्ध किया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम डिवीज़न की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह द्वारा जापान के सहयोग से भारतीय सेना बंदी बनाया गया जापान द्वारा से किया गया। जी हाँ, आज़ाद हिंद फौज का पहला डिवीज़न की स्थापना किनके द्वारा किया गया? पहला डिवीज़न की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया। किनके द्वारा किया गया जी? कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया। जापान के सहयोग से भारतीय सेना, किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से भारतीय सेना जो बंदी बनाए गए थे से किया गया। ठीक है, उसमें कौन कौन से सेना थे? तो उसमें वही सेना थे जो जापान के सहयोग से भारतीय सेना को बंदी बना लिया गया था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है, रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस इस सेना के संगठनकर्ता थे। जी हाँ, आज़ाद हिंद फौज सेना के संगठनकर्ता कौन थे? रास बिहारी बोस। जी हाँ, रास बिहारी बोस आज़ाद हिंद फौज सेना के संगठनकर्ता थे। नेक्स्ट पॉइंट, सुभाष चंद्र बोस ने इस सेना का नेतृत्व किया। जी हाँ, आज़ाद हिंद फौज सेना का नेतृत्व किसने किया? तो आज़ाद हिंद फौज सेना का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किया। किसने किया जी? सुभाष चंद्र बोस ने किया। अब नेक्स्ट पॉइंट, लाल किला मुकदमा या दिल्ली मुकदमा। जी हाँ, लाल किला मुकदमा या दिल्ली मुकदमा आज़ाद हिंद फौज के सैनिक के विरुद्ध नवंबर 1945 में चलाया गया। कब चलाया गया? नवंबर 1945 में चलाया गया। किसके विरुद्ध चलाया गया? आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध चलाया गया। कौन सी मुकदमा चलाया गया? लाल किला मुकदमा या दिल्ली मुकदमा? हाँ, लाल किला मुकदमा या दिल्ली मुकदमा किसके विरुद्ध चलाया गया? तो आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध चलाया गया। कब चलाया गया?
नवंबर 1945 में चलाया गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि हिटलर द्वारा दिया गया। जी हाँ, किसके द्वारा सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दिया गया? तो हिटलर के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? हिटलर के द्वारा दिया गया। सुभाष चंद्र बोस का उपाधि क्या था जो हिटलर के द्वारा दिया गया? तो नेताजी उपाधि था जो हिटलर के द्वारा दिया गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कालीबंगन किस प्रदेश में विद्यमान है? जी हाँ, कालीबंगन किस प्रदेश में विद्यमान है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी सिंध, सी राजस्थान, डी गुजरात। अगर आप इसका सही जवाब जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जी हाँ, इसका सही जवाब है राजस्थान। जी हाँ, कालीबंगन राजस्थान में विद्यमान है। कहाँ विद्यमान है जी? राजस्थान में विद्यमान है। राजस्थान में कौन विद्यमान है? तो राजस्थान में कालीबंगन विद्यमान है। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, कालीबंगन राजस्थान के गंगानगर जिला में अवस्थित है। कालीबंगन राजस्थान के किस जिला में है? तो कालीबंगन राजस्थान के गंगानगर जिला में अवस्थित है। ठीक है, राजस्थान के गंगानगर जिला में कौन अवस्थित है? तो राजस्थान के गंगानगर जिला में कालीबंगन अवस्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ से हड़प्पा और हड़प्पा पूर्व अवस्था के प्रमाण मिला। जी हाँ, कालीबंगन जो राजस्थान के गंगानगर जिला में अवस्थित है, वहाँ से हड़प्पा और हड़प्पा पूर्व अवस्था की प्रमाण मिला। हड़प्पा और हड़प्पा पूर्व अवस्था के प्रमाण कहाँ से मिला? तो कालीबंगन से मिला। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, कालीबंगन को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी मानी जाती है। जी हाँ, कालीबंगन को हड़प्पा सभ्यता की कौन सी राजधानी मानी जाती है? तो तीसरी राजधानी मानी जाती है। ठीक है, या हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगन को कहा जाता है। अब हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को पिंगाट ने जुड़वा राजधानी माना। जी हाँ, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने माना? तो पिंगाट ने माना। किसने माना जी? पिंगाट ने। किसने माना? पिंगाट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी माना। ठीक है, पिंगाट ने जुड़वा राजधानी किसे माना? पिंगाट ने जुड़वा राजधानी किसे माना? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। किसे माना? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने माना? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी पिंगाट ने माना। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की आज़ादी के बाद सबसे अधिक हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज गुजरात में हुई। जी हाँ, भारत की आज़ादी के बाद सबसे अधिक हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज गुजरात में हुई। भारत की आज़ादी के बाद सबसे अधिक हड़प्पाकालीन स्थल कहाँ खोजे गए? तो गुजरात में खोजे गए। ठीक है, भारत की आज़ादी के बाद गुजरात में क्या खोजे गए? तो गुजरात में हड़प्पाकालीन स्थल खोजे गए। क्या खोजे गए जी? गुजरात में आज़ादी के बाद हड़प्पाकालीन स्थल खोजे गए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? जी हाँ, इसका ऑप्शन है ए अमृतसर,
बी नागपुर, सी चंडीगढ़, डी कलकत्ता। अगर आप इसका सही जवाब जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जी हाँ, इसका सही जवाब है अमृतसर। 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ। कहाँ हुआ? अमृतसर में हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में कब हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में 1919 में हुआ। ठीक है, अमृतसर में 1919 में क्या हुआ? तो अमृतसर में 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ। जी हाँ, जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। इसका राष्ट्रव्यापी विरोध हुआ। रॉलेट एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से जाना जाता है। रॉलेट एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, काला कानून के नाम से किसे जाना जाता है? काला कानून के नाम से रॉलेट एक्ट को जाना जाता था है। ठीक है, इसका राष्ट्रव्यापी विरोध हुआ। काला कानून का राष्ट्रव्यापी विरोध हुआ। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, रॉलेट एक्ट का विरोध करते हुए डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ, रॉलेट एक्ट का विरोध करते हुए किसे गिरफ्तार किया गया? तो रॉलेट एक्ट का विरोध करते हुए डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया। किसे गिरफ्तार किया गया? डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया। ठीक है, डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को किसका विरोध करने में गिरफ्तार किया गया? तो डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को रॉलेट एक्ट का विरोध करने पर गिरफ्तार कर लिया गया। अब हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है, इन दोनों को के गिरफ्तारी के विरोध में जालियांवाला बाग में सम्मेलन हो रहा था। जालियांवाला बाग में किन दो इंसान को गिरफ्तार होने के विरोध में सम्मेलन हो रहा था? तो वे जो दो इंसान थे वे थे डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, इन दोनों के गिरफ्तारी के विरोध में जालियांवाला बाग में सम्मेलन हो रहा था। ठीक है, डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार होने के बाद कहाँ सम्मेलन हो रहा था? तो जालियांवाला बाग में सम्मेलन हो रहा था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। बैसाखी पूर्णिमा के कारण भीड़ काफ़ी बढ़ गई। जी हाँ, जालियांवाला बाग में बैसाखी पूर्णिमा के कारण भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मार्शल लॉ लागू होने के कारण जनरल ओडायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। ठीक है, जालियांवाला बाग में भीड़ किस कारण बढ़ी? जालियांवाला बाग में भीड़ क्यों बढ़ी? तो जालियांवाला बाग में बैसाखी पूर्णिमा होने के कारण भीड़ बढ़ी। किस लॉ के कारण जनरल ओडायर ने गोली चलाने का आदेश दिया? किस लॉ के कारण जनरल ओडायर ने गोली चलाने का आदेश दिया? तो मार्शल लॉ के कारण जनरल ओडायर ने गोली चलाने का आदेश दिया। ठीक है, जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया? तो जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश जनरल ओडायर ने दिया। किसने दिया जी? जनरल ओडायर ने दिया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं।
मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कितने व्यक्ति मारे गए? सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए, जबकि प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार कम से कम 1000 व्यक्ति मारे गए। ठीक है, जालियांवाला बाग में सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कितने व्यक्ति मारे गए? तो सरकारी रिपोर्ट के अनुसार से 379 व्यक्ति मारे गए, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार कितने लोग मारे गए? तो प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार कम से कम 1000 लोग मारे गए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। सरकार ने इस घटना की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया। जी हाँ, जालियांवाला बाग हत्याकांड घटना के जांच के लिए किसे गठन किया? तो हंटर आयोग का गठन किया। किसका गठन किया जी? हंटर आयोग का गठन किया। कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में जांच समिति बनाया। ठीक है, कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में जांच समिति बनाया? तो कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में जांच समिति बनाया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर। लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को उधम सिंह ने लंदन जाकर 1940 में गोली मार दी। ठीक है, उधम सिंह ने लंदन में जाकर किसे गोली मारी? तो उधम सिंह ने लंदन में जाकर लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को जनरल गोली मार दी। ठीक है, उधम सिंह ने लंदन में जाकर लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को गोली कब मारी? तो 1940 में मारी। कब मारी जी? 1940 में मारी। उधम सिंह ने लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को कहाँ जाकर गोली मारी? तो लंदन में जाकर गोली मारी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। जनरल ओडायर को स्वदेश में अनेक उपाधि और दिए गए थे। जी हाँ, जनरल ओडायर को स्वदेश में अनेक उपाधि और दिए गए थे, ढेर सारे उपाधि से जाना गया था। नेक्स्ट पॉइंट, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड जेम्स फूड था। जी हाँ, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड जेम्स फूड था। ठीक है, लॉर्ड जेम्स फूड गवर्नर जनरल किस समय में था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय में था। नेक्स्ट पॉइंट, इस कांड के विरोध में गांधी जी ने, कैसर-ए-हिंद, जमनलाल बजाज ने, राय बहादुर तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। जी हाँ, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने, कैसर-ए-हिंद, जमनलाल बजाज ने, राय बहादुर तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किन किन लोगों ने अपना उपाधि लौटा दी? तो 3 लोगों ने अपना उपाधि लौटाई। गांधी जी ने, जमनलाल बजाज ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 1919 के रॉलेट एक्ट को हम काला कानून, आतंकवादी अपराध अधिनियम, न अपील, न वकील, न दलील के नाम से जानते हैं। जी हाँ, 1919 के रॉलेट एक्ट को हम किस नाम से जानते हैं? किन किन नाम से जानते हैं? तो 1919 के रॉलेट एक्ट को हम काला कानून, आतंकवादी अपराध अधिनियम, न अपील, न वकील, न दलील के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है 13 अप्रैल 1919 को जनरल ओडायर ने गोली चलाने की अनुमति दी। जनरल ओडायर ने गोली चलाने की अनुमति कब दी? तो 13 अप्रैल 1919 को दी।
जिसमें भारतीय सहयोगी हंसराज नामक व्यक्ति था। ठीक है, जिसमें भारतीय सहयोगी, भारत का एक सहयोगी हंसराज नाम का व्यक्ति था। जनरल ओडायर को गोली चलाने की अनुमति दी कब? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। कब दी? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। इसमें जिसमें भारतीय सहयोगी व्यक्ति कौन था? जिसमें भारतीय सहयोगी व्यक्ति हंसराज नामक व्यक्ति था। कौन था? हंसराज नामक व्यक्ति था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय अमृतसर का डिप्टी कमिश्नर जनरल ओडायर था। जी हाँ, डिप्टी कमिश्नर जनरल ओडायर था। कहाँ का? अमृतसर का। कब? जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय अमृतसर का डिप्टी कमिश्नर कौन था? तो डिप्टी कमिश्नर जनरल ओडायर था। वहीं पंजाब का डिप्टी कमिश्नर कौन था? वहीं पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल डायर था। कौन था जी? पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल डायर था। कौन था? माइकल डायर था। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय अमृतसर का डिप्टी कमिश्नर कौन था? तो डिप्टी कमिश्नर जनरल ओडायर था। पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल डायर था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा? ऑप्शन ए अरविंद घोष, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी बाल गंगाधर तिलक। अगर आप इसका सही जवाब जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जी हाँ, इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा, यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा। जी हाँ, किसने कहा जी? बाल गंगाधर तिलक ने कहा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, यह बात बाल गंगाधर तिलक द्वारा कही गई। किसने कहा? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा। तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। तिलक को किसकी उपाधि दी गई? तो तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई। ठीक है, लोकमान्य की उपाधि किसे दी गई? लोकमान्य की उपाधि बाल गंगाधर तिलक को दी गई। तिलक ने होम रूल आंदोलन भारत में सर्वप्रथम शुरू किया। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने किस आंदोलन का शुरुआत भारत में सबसे पहले किया? तो होम रूल आंदोलन का शुरुआत भारत में सबसे पहले किया। कब किया? अप्रैल 1916 में किया। कब किया जी? अप्रैल 1916 में किया। होम रूल आंदोलन भारत में सर्वप्रथम कब किया गया? तो अप्रैल 1916 में किया गया। किनके द्वारा किया गया? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, नेताजी की मृत्यु कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में हो गई। नेताजी की मृत्यु कब हुई? नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हुई। किस कारण से हुई? एक विमान दुर्घटना से हुई। किस कारण से हुई? एक विमान दुर्घटना से हुई। 18 अगस्त 1945 को मृत्यु को एक विमान दुर्घटना से किनकी मृत्यु हुई? तो 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु हुई। किनकी मृत्यु हुई? नेताजी की मृत्यु हुई।
नेताजी कांग्रेस पार्टी के 2 बार अध्यक्ष लगातार चुने गए। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के 2 बार अध्यक्ष कौन चुने गए? तो 2 बार अध्यक्ष लगातार सुभाष चंद्र बोस चुने गए। कौन चुने गए जी? सुभाष चंद्र बोस, नेताजी। हरिहर 1938 और त्रिपुरी 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, हरिपुर में 1938 में चुने गए थे और त्रिपुरी में 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। कौन चुने गए थे? नेताजी चुने गए थे। किस पार्टी से चुने गए थे? तो कांग्रेस पार्टी के 2 बार लगातार अध्यक्ष बने। किस पार्टी के बने? तो कांग्रेस पार्टी के। विरोध के कारण त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, विरोध होने के कारण त्याग पत्र दे दिए। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, होम रूल आंदोलन भारत में आयरलैंड की तर्ज पर सितंबर 1916 में एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी। होम रूल आंदोलन भारत में आयरलैंड की तर्क पर, किसके तर्क पर? आयरलैंड की तर्क पर सितंबर 1916 में एनी बेसेंट आयरलैंड में रहने वाली थी। एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी? आयरलैंड की रहने वाली थी। इन्होंने न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ जैसी पत्रिका संपादन की। ठीक है, न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ जैसी पत्रिका किसने संपादन की? तो एनी बेसेंट ने संपादित की। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, बीजी तिलक ने पूना में होम रूल लीग गठित किया। ठीक है, बीजी तिलक ने पूना में होम रूल लीग गठित किया। कब किया? 1916 में किया। कब किया? 1916 में किया। होम रूल लीग गठित 1916 में किसने किया? तो बीजी तिलक ने किया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, होम रूल आंदोलन के प्रथम सचिव जॉर्ज अरुणडेल थे। होम रूल आंदोलन के पहला सचिव कौन थे? तो होम रूल आंदोलन के पहला सचिव जॉर्ज अरुणडेल थे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ऑप्शन ए शाक्य, बी ज्ञात्रिक, सी मलास, डी लिच्छवी। अगर आप इसका सही जवाब जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जी हाँ, इसका सही जवाब है ज्ञात्रिक। महावीर का जन्म ज्ञात्रिक के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। किसके क्षत्रिय गोत्र में हुआ था जी? तो ज्ञात्रिक के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में ज्ञात्रिक गोत्र में हुआ था। ज्ञात्रिक गोत्र में महावीर का जन्म कब हुआ था जी? तब 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, किस गोत्र में हुआ था? तो ज्ञात्रिक गोत्र में हुआ था। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। महावीर जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे। महावीर अंतिम तीर्थकर किस धर्म के थे? तो जैन धर्म के थे। किस धर्म के थे? जैन धर्म के थे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो महावीर थे। कौन थे? महावीर थे। महावीर सभी बंधनों से मुक्त हो गए थे। महावीर किन बंधनों से मुक्त हो गए थे? तो सभी बंधनों से मुक्त हो गए थे। नेक्स्ट पॉइंट, कैवल्य जैन धर्म का परम ज्ञान था। जी हाँ, जैन धर्म का परम ज्ञान कौन था? तो कैवल्य था। सलेखन क्रिया का संबंध जैन धर्म से है। सलेखन क्रिया का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। जैन धर्म से किस क्रिया का संबंध है? तो जैन धर्म से सलेखन क्रिया का संबंध है।
अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सलेखन क्रिया का अर्थ है काया क्लेश द्वारा आत्महत्या करना। जी हाँ, सलेखन क्रिया का क्या अर्थ है? सलेखन क्रिया का अर्थ है काया क्लेश द्वारा आत्महत्या करना। ठीक है, काया क्लेश द्वारा आत्महत्या करना किस क्रिया का अर्थ है? तो काया क्लेश द्वारा आत्महत्या करना सलेखन क्रिया का अर्थ है। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व ने भी जैन धर्म अपना लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, सलेखन विधि के द्वारा श्रवण बेला के चंद्रगिरी के चंद्रवस्ती में रहकर मोक्ष पाया। जी हाँ, किस टाइम मोक्ष पाया जी? तो श्रवण बेलगोला के चंद्रगिरी के चंद्रवस्ती में रहकर मोक्ष पाया। ठीक है, किस विधि से पाया? तो सलेखन विधि के द्वारा पाया। ठीक है, ये था। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो मेरा ये फिनिश हो गया है। तो हम लोग यहाँ तक कर लिए। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अगला आप नेक्स्ट वीडियो किस तरह का चाहते हैं, किसी टॉपिक पर चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों तक पहुंच सके और सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके और अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे तरह से क्लियर कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।